हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है जेडी और आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अनटच वर्ड। और हम बात कर रहे थे बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर के अंदर जो फर्स्ट सेमेस्टर है, जिसमें पेपर फर्स्ट की बात कर रहे हैं, जिसका नाम है मैकेनिक्स एंड ऑक्सीलेटर फिजिक्स। ठीक है, यूनिट नंबर फर्स्ट ही कोई पढ़ रहे हैं और आपको पता होना चाहिए कि RRBMU के अंदर आपको MCQ जो क्वेश्चन है वो पूछे गए। तो उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं और आपके लिए महत्वपूर्ण जो MCQ क्वेश्चन हैं जिनकी संभावना लगभग 80 से 100% है, वो एग्जाम में आएंगे और उन्हीं को हम क्वेश्चनों को ज़्यादातर करवाने की कोशिश करेंगे। जैसे हमारी क्लासें पूरी हो जाएंगी उसके बाद आपको बोर्ड पर जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं वो भी हम सोल्व करवाएंगे और इसमें भी जो न्यूमेरिकल होंगे वो भी आपको सोल्व करवाएंगे। तो बने रहें और लास्ट तक वीडियो को देखें, बीच में स्किप ना करें। तो हमारे पास चैप्टर नंबर फर्स्ट का हमने डाल दिया है। यदि किसी ने वो वीडियो नहीं देखा तो आप मेरे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। और आप शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2 को, रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड रिलेटिव रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो ये दूसरा चैप्टर का नाम था कि घूर्णी निर्देश तंत्र तथा उसके साथ घूर्णी गति। तो पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। आभासी बल है यानी कि फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है। तो आभासी बल कौन कौन से होते हैं या क्या होता है वो देखो पहले आप। तो कोरलेस जो बल होता है वो एक आभासी बल है। आभासी बल का मतलब है कि फ्रेम के अंदर वो लगता हुआ प्रतीत तो होता है लेकिन वास्तव में वो नहीं लगता है ना, उसको हम आभासी बल बोल रहे हैं। तो कोरलेस बल भी यहाँ पर आभासी बल है। अपकेंद्री बल है वो भी हमारे पास एक आभासी बल ही है। और त्वरित गतिशील फ्रेम में जो बल लगता है वो भी एक आभासी बल होता है। इसलिए इसका जो आंसर है वो अपने पास रहेगा उपयुक्त सभी। जिसका आंसर है उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला है उत्तरी गोलार्ध में ऊर्ध्वाधर गिरते पिंड का विस्थापन होता है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ वर्टिकल फॉलिंग बॉडी इन नॉर्थ हेमिस्फीयर इज। तो एक बात तो यह है कि आप इस तरह के जो क्वेश्चन है ना उनको एक साथ पढ़ो, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आपको मैं एक बार बता दूं कि जब भी हम पृथ्वी की बात करते हैं और आप उत्तरी गोलार्ध, ये आपके पास उत्तरी गोलार्ध है, इस उत्तरी गोलार्ध से किसी पिंड को नीचे की तरफ गिर रहे हैं तो उसका विस्थापन हमेशा पूर्व की ओर होगा। ये पूर्व दिशा है, ठीक है ना, ये आपके पास क्या है, पूर्व दिशा। तो पूर्व दिशा की ओर होगा। और ऐसा यदि आप नीचे की तरफ करते हैं, यहां से किसी पिंड को गिराते हैं तो वो उसका विस्थापन हमेशा पश्चिम दिशा में होगा। और यदि आप इसके जस्ट उल्टे की बात करते हैं, ठीक है ना, ये उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहा है, उत्तरी गोलार्ध की, तो उत्तरी गोलार्ध में अपने पास पूर्व दिशा में विस्थापित होता है। उल्टे का मतलब है अभी हमने पत्थर को ऊपर से नीचे की ओर गिराया, यदि आप नीचे से ऊपर की ओर भेज रहे हैं, यदि ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकते हैं, ठीक है ना, तो यहां पर देखो ये बोला कि ऊर्ध्वाधर गिरते हुए, तो नीचे गिर रहा है, तो यहां पर इसका जो आंसर है वो तो अपने पास क्या रहेगा, सी, यानी कि पूर्व की ओर होगा। इसी में आप थोड़ी देर पहले पूरी बात को समझें और क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करें कि जब उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहे हैं तो वो पिंड पूर्व की ओर आ रहा है, और जब इसी पिंड को यदि ऊपर की ओर फेंका जाएगा तो ये पिंड पूर्व की बजाय इसके जस्ट अपोजिट यानी कि पश्चिम की ओर विस्थापित होगा। और यदि दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध में ये कण पश्चिम की ओर विस्थापित होता है। और यदि हम इसको नीचे से ऊपर की ओर फेंकेंगे, नीचे से ऊपर की ओर फेंकेंगे तो इसके विपरीत यानी कि ये पूर्व दिशा में विस्थापित होगा। इसलिए इसमें कंफ्यूजन ना हो, चार तरह के इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं और चारों तरह के आप क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करें। अगला है कोरलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में नदी के पानी के द्वारा भूमि पर जो कटाव है वो किस दिशा में लगता है। द इरोशंस ऑफ रिवर बैंक इन नॉर्थ हेमिस्फीयर ड्यू टू कोरलिस फोर्स ओकर्स इन विच डायरेक्शंस। तो आपको ये बताना है कि किस डायरेक्शन में ये होता है। तो इसमें आप ध्यान रखेंगे उत्तरी गोलार्ध में हमेशा जो है पानी का कटाव दाहिनी ओर होगा और दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो ये बाईं ओर होगा। तो दोनों आप इसमें एक साथ ध्यान रखेंगे। अगला हमारे पास है ध्रुवों पर प्रेक्षित गुरुत्वीय त्वरण का मान वास्तविक गुरुत्वीय त्वरण की तुलना में होता है। द ऑब्जर्व्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशंस एट पोल्स एट कंपेयर्ड टू एक्चुअल ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आपको ये बताना है कि ध्रुवों के अपेक्षा और जो अपने पास सामान्य जो गुरुत्वीय त्वरण है उसकी तुलना में कितना होता है, ठीक है ना। तो ये लगभग समान ही माना जाएगा, है ना, इसमें आप कम बाती नहीं करेंगे, लगभग इसको क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। अगला क्वेश्चन है भूमध्य रेखा पर जो फोकोलोलक है उसके आवर्तकाल की बात करें, फोकोलोलक का जो आवर्तकाल है उसकी बात करें तो आप इसमें एक फॉर्मूला याद रखेंगे कि टी की जो वैल्यू है वो हमेशा 24 घंटे
24 घंटे अपॉन में साइन लैम्डा होता है, साइन लैम्डा होता है। और लैम्डा की बात करें तो लैम्डा जो है वो हमेशा ऐसे बनाया जाता है, ऐसे यहाँ से, ये कौन लैम्डा होता है, ये लैम्डा होता है। तो अब आप बात कर रहे हैं भूमध्य रेखा की, तो भूमध्य रेखा यहाँ पर है और इसके लिए साइन लैम्डा का जो मान है वो कितना है 0। और यदि आप इसमें साइन 0 की वैल्यू रखेंगे तो साइन 0 कितना होता है 0, और तो ये पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी इनफाइनाइट। तो इसका आंसर कितना रहेगा अपने पास इनफाइनाइट रहेगा। तो आप ये फॉर्मूला याद रखें, टी बराबर 24 बटे में साइन लैम्डा। और एक इसका दूसरा फॉर्मूला होता है 2 पाई अपॉन में ओमेगा और साइन लैम्डा। तो 2 पाई अपॉन ओमेगा की वैल्यू पृथ्वी के लिए उसका आवर्तकाल यानी कि 24 घंटे हो जाती है, और ये जो समय आएगा वो हमेशा किस में आएगा, घंटे के अंदर आएगा। ठीक है, अगला देखिए ध्रुवों पर। अब देखो वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन अपने पास सेम है, लेकिन इसकी बात कर रहा है, ध्रुवों की बात कर रहा है। तो ध्रुवों के लिए जो लैम्डा है यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा, इसका मतलब 90 डिग्री। और 90 डिग्री रखेंगे, इसमें यदि आप 90 डिग्री रखेंगे साइन की जगह, साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1, यानी कि आप टी का मान कितना हो जाएगा 24 घंटे। तो आपका आंसर कितना रहेगा 24 घंटे। ध्रुवों पर फोकलोलक का जो आवर्तकाल है या द टाइम पीरियड ऑफ प्लेन ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ फोकलेट पेंडुलम एट पोल्स इज, तो वो रहेगा कितना 24 डिग्री। ठीक है ना, एक बार आपको चित्र से समझा दें, यहाँ पर रहेगा 24 घंटे और यहाँ पर रहेगा कितना इनफाइनिट, ये ध्यान रखना। अगला देखिए, उत्तरी गोलार्ध में ऊर्ध्वाधर फेंके गए कोरियस बल के कारण विस्थापन होगा। उत्तरी गोलार्ध में ऊर्ध्वाधर फेंके गए, ऊर्ध्वाधर यानी कि ऊपर की ओर फेंक रहे हो और उत्तरी गोलार्ध में फेंक रहे हो। मैंने कहा था जब उत्तरी गोलार्ध में आप ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो ये पूर्व दिशा में जाते हैं, अभी ऊपर की ओर फेंक रहे हैं यानी कि विपरीत दिशा में, तो अब की बार वो विस्थापन जो होगा वो कौन सी दिशा में रहेगा, पश्चिम दिशा में रहेगा। ये ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। 4 तरह के क्वेश्चन होंगे, उत्तरी गोलार्ध में ऊपर से नीचे और दक्षिणी गोलार्ध में ऊपर से नीचे, ऐसे इसके विपरीत उत्तरी गोलार्ध में नीचे से ऊपर और दक्षिणी गोलार्ध में नीचे से ऊपर। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना है। आपको केवल एक बात याद रखनी, सबको भूल जाओ एक ही बात, कि उत्तरी गोलार्ध में पूर्व की ओर होता है, तो यहां पर यदि इसकी बात करेंगे तो इसके विपरीत होगा, और जब इनको नीचे से ऊपर की फेंकेंगे तो भी ये विपरीत ही होगा। तो आप ऐसे याद रखेंगे हमेशा, ये पूर्व की दिशा, और उत्तरी गोलार्ध में ऊपर की ओर फेंकेंगे तो इसका अपोजिट, इसका अपोजिट हो जाएगा। इसका अपोजिट कितना होगा, पश्चिम दिशा में। अगला क्वेश्चन अपने पास है, एक जड़ते फ्रेम एक त्वरण के में गतिशील है, एक त्वरण जिसका द्रव्यमान हो तो, जिसका द्रव्यमान एक कण जिसका द्रव्यमान हो तो उस पर लगने वाला आभासी बल कितना होगा। तो आभासी जो बल है वो हमेशा माइनस का ए नोट लगता है। और ये जो क्वेश्चन है इस पर न्यूमेरिकल आने वाला है, 100% आपको न्यूमेरिकल मिलेगा, आप इसको पढ़ के जाएं। और न्यूमेरिकल के अंदर आपको जो बल का मान है आभासी वो आपको याद रखना है कि एम ए, या इसको जी लगा सकते हैं, और माइनस का एम ए होता है। इसमें 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं, जब व्यक्ति लिफ्ट की ओर ऊपर की ओर चढ़ता है तो यहाँ पर प्लस साइन आता है, और जब वो लिफ्ट में नीचे की ओर आता है तो यहाँ पर माइनस साइन आता है। और एक आपके पास त्वरण है लिफ्ट का, और एक आपके पास जी जो है वो यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण होता है, एम ए प्लस एम जी होता है कुल मिला के। ये याद रखेंगे, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाएगी तो आप ऐसे महसूस करो कि जब हम ऊपर की ओर जाएंगे तो भारी महसूस होंगे, भारी कब होंगे, जब ये जुड़ेगा, और जब वो नीचे की ओर आएंगे तो हम हल्के महसूस करते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाता है माइनस। तो बोलेगा कि भाई जो अपने पास वो है लिफ्ट है ऊपर की ओर जा रही है, उसका त्वरण है जी के बराबर, तो जी के बराबर होगा तो दोनों जुड़ जाएंगे। और यदि वो जी त्वरण से गिर रही है, कई बार ऐसे बोलते हैं भाई लिफ्ट टूट जाए, तो इसका मतलब जी त्वरण से गिरेगी, और जी त्वरण से गिरेगी तो उसके अंदर जो आभासी बल होगा उसका मान कितना हो जाएगा 0। तो इस तरह के इस पर न्यूमेरिकल आने की पूरी संभावना है, ध्यान रखने। अगली हम बात करेंगे, यदि पृथ्वी की त्रिज्या अचानक दुगुनी कर दी जाए तथा द्रव्यमान अपरिवर्तित रहे तो इसका भार जो है किस प्रकार परिवर्तित होता होगा। 4 गुना बढ़ जाएगा, 2 गुना बढ़ जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा, घट जाएगा, ये इस तरह से है ना। तो इस तरह के जो क्वेश्चन हैं उनको भी आप पढ़ें, और इसके जो न्यूमेरिकल है वो है। फिलहाल इसमें आपको आंसर बता दें, इसका जो आंसर है वो कितना रहेगा 4 गुना। तो जो भार है वो 4 गुना घट जाएगा, किसका, व्यक्ति का। व्यक्ति जो पृथ्वी पर है उसका भार कितना घट जाएगा, तो वो 4 गुना घट जाएगा। अगला है, एक ग्रह जिसका द्रव्यमान एवं व्यास पृथ्वी के समान है, इसकी भूमध्य रेखा पर वस्तुएं भारहीनता की स्थिति में है, यदि घूर्णन का आवर्तकाल मिनट में है तो ये जो आवर्तकाल होगा वो कितना होगा। तो ये एक फोकलोलक के ऊपर ही डिपेंडेंट है कि जब भारहीनता की अवस्था आती है, भारहीनता की अवस्था आती है तो उसका आवर्तकाल होता है। तो ये यहाँ पर 85 डिग्री देगा, लेकिन एक्चुअल में जो वैल्यू होती है
ये 84.4 मिनट की होती है ना, ये ध्यान रखना, ये रहती है। अगला क्वेश्चन है, कोणीय वेग से घूर्णित निर्देश तंत्र में एक वस्तु वेग से गतिशील है, वस्तु द्वारा अनुभव किया गया कोरलेस बल जो है वो क्या होगा। ये थोड़ा मिस्टेक छपा है, ये IIT जेम में भी आया हुआ है, ये ऐसे कैसे छप गया। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि आपका जो आंसर है वो रहेगा दोनों, है ना, दोनों के लंबवत। दोनों का मतलब वेग और ओमिका के दोनों के लंबवत रहेगा। ये बोल रहा है कि कोणीय वेग से घूर्णित निर्देश तंत्र में वस्तु v वेग से गतिशील है। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि जो कोणीय कोरलेस जो बल है उसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है। तो फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा इसका कि F बराबर ओमिका m ओमिका क्रॉस v होता है। देखो आप इसमें ऐसे देखते हो कि माइनस का m और ओमिका क्रॉस v होता है। तो आप देखिए कि ओमिका क्रॉस v है, यानी कि ओमिका और v के लंबवत इस बल की क्या रहेगी, दिशा रहेगी। ये आपको पता है कि ये भी एक सदिश है और ये भी एक क्या है, सदिश, इसलिए। अगला है, स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए पिंड का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण के बराबर है। स्वतंत्रता पूर्वक यदि कोई वस्तु गिर रही है तो उसका जो त्वरण है वो गुरुत्वीय त्वरण के हमेशा क्या रहेगा, बराबर रहेगा। अगला है, किसी कण पर कोरलेस बल किसकी गति के कारण लगता हुआ प्रतीत होता है। तो यहाँ पर निर्देश घूर्णी निर्देश तंत्र है, कण की गति है, स्थिर निर्देश तंत्र है, उसमें कोई नहीं। तो कोरलेस बल जो है वो कण की गति के कारण लगता हुआ, ध्यान रखना। यहाँ पर कुछ लोग इसको टिक करेंगे और ये आंसर गलत है, ये आंसर सही है, ध्यान रखना इसमें। अगला है, कोरलेस बल कोणीय वेग व कण के मध्य किस कोण पर अधिकतम होगा। अब देखो अभी आपको बताया कि F का जो मान है वो प्रोपोर्शनल होता है ओमिका क्रॉस v के। अभी बोला अधिकतम कब होगा। अब देखो इनके बीच में कौन सा एंगल आता है, साइन थीटा, और साइन थीटा अधिकतम कब होता है, 90 डिग्री पर। तो आपका आंसर क्या रहेगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमारे पास इतना ही क्वेश्चन है और अगला जो वीडियो है उसमें आपको न्यूमेरिकल करा दी जाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि परीक्षा में इन क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा आने की संभावना मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे।